नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं स्थानीय शासन और यह अंक पंचायती राज के अंतर्गत है। स्थानीय शासन, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और यह अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। और यह वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पूर्व जो है इस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा किया है जिन विषयों पर। वह स्थानीय शासन के अंतर्गत जो है सुभाष कश्यप की जो बुक है उससे हमने लिया, और लुसेंट पर आधारित जो भी जीके संबंधी प्रश्न थे, जनरल नॉलेज संबंधी प्रश्न थे, उसको हमने उसमें कवर किया है। वीडियो की इस अंक में देखते हैं स्थानीय शासन, और यह एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। और यह जो अंक होगा उपयोगी होगा यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित VPO मेंस एग्जाम 2023 के लिए, जिसके एग्जाम होने की जो प्रबल संभावना है वह जनवरी या फरवरी 2024 में होगा। और इसमें स्थानीय शासन संबंधित जो होगा वो महत्वपूर्ण सिलेबस दिया गया है, जिसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा, यानी 65 मार्क्स के जो हैं वह स्थानीय शासन या पंचायती राज संबंधी हो, क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी है, इसलिए इस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है, जिसमें यूपीपीएससी द्वारा आयोजित APS, RO और अपर एग्जाम, जिसकी संभावना जो 17 मार्च 2024 को है, और RO के एग्जाम्स जो है वो फरवरी में होने की संभावना, और APS भर्ती का एग्जाम जो निर्धारित कर दिया गया है 7 जनवरी 2024 को। साथ ही अन्य लोक सेवा आयोग, अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, SSC इत्यादि में भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसको शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड ये प्रश्न होगा। तो सबसे पहले इसमें परिचय देखते हैं, यानी इंट्रोडक्शन होगा। परिचय में देखते हैं क्या इसमें दिया गया है। परिचय में देखें तो केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी किसी लोकतंत्र के लिए काफी नहीं है। जैसे कि केंद्र में केंद्रीय सरकार है, और प्रदेश में जैसे कि हम जानते हैं कि वर्तमान में हमारे देश यानी भारत में 28 जो राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इन 28 राज्यों में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है, अर्थात जिसमें विधान परिषद और विधान सभा दोनों हैं, जिसमें से 2 उत्तर के राज्य हैं यानी यूपी और बिहार हैं, 2 पश्चिमी घाट के राज्य हैं जिसमें से महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं, 2 पूर्वी घाट के राज्य हैं जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इसमें देखें एक जो कि केंद्रीय सरकार में एक केंद्र की सरकार होगी, और प्रादेशिक सरकार में देखा जाए तो इसमें जो 2 यानी 28 राज्य हैं, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश में भी निर्वाचित सरकार हैं, जिसमें से पुदुचेरी और दिल्ली है। तो कुल मिलाकर देखें तो 30 जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार मौजूद है। तो ये कह रहा सरकार की मौजूदगी किसी लोकतंत्र के लिए काफी नहीं है। लोकतंत्र के लिए यह भी जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय मामलों को देखभाल करने वाली एक निश्चित सरकार हो। इस अध्याय में हम अपने देश में मौजूद स्थानीय सरकार की बनावट का अध्ययन करेंगे, यानी जो त्रिस्तरीय बनावट है उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हम यह भी पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार का क्या महत्व है और उसे स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान करने के क्या रास्ते हैं। यह अध्याय पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे, हमें जो जानकारी मिलेगी स्थानीय शासकीय निकायों को महत्व के बारे में हम जानेंगे। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं, और स्थानीय शासकीय निकायों के काम और जिम्मेदारियां कौन कौन सी है, इसको भी हम जान सकेंगे। तो इसमें शुरू करते हैं स्थानीय सरकार क्यों, इसके बारे में सब जानकारी दी गई। जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर जो जानकारी है उसको देखते हैं। तो इसमें दिया गया है, इसमें देखते हैं तो ग्राम पंचायत ने, यानी यहां से देखते हैं सरपंच और ग्राम पंचायत ने कलेक्टर के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया। ग्राम पंचायत ने कलेक्टर की इस कार्रवाई के विरोध में मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने कलेक्टर के आदेश को जायज बताया। अदालत का फैसला था कि इस संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पंचायत ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील की। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया। न्यायाधीशों का फैसला था कि सरकारी आदेश पंचायत की शक्तियों की अवहेलना तो करती ही है, यह पंचायत की संवैधानिक हैसियत की भी सरासर उल्लंघन है। तो इसके बारे में दिया गया। इसका मतलब ये कि पंचायती राज जो है, जिसमें से सरपंच और ग्राम पंचायत है, इनके पास भी न्यायिक अधिकार है। इसमें देखें ये दोनों कथाएं अलग अलग नहीं हैं, यानी इसमें जो कथाएं दी गई हैं यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जो स्थानीय सरकार जिसके अंतर्गत सरपंच और ग्राम प्रधान हैं उनकी क्या उपयोगिता है। तो इसको देखा जाए 2 कथाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। तो हमने एक ही को संक्षिप्त में उसके 60 फार्म को देखने का प्रयास किया। ये दोनों कथाएं अलग नहीं। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चल पड़ी। ये कथाएं इस बदलाव का सबूत पेश करती हैं, यानी संवैधानिक दर्जा कर दिया गया इसको 1993 में। चूंकि इसको बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे बेसिक स्तर पर भी। तो यह जो है, यानी इसमें एक और प्रसंग उठाया है। यह जो प्रसंग है इसको देखते हैं। लेकिन क्या इस तरह के उदाहरण नहीं है जहां गांव की पंचायत के पुरुष सदस्य ने महिला सरपंच को परेशान किया हो? जब महिलाएं अधिकार के पद पर बैठती हैं तो पुरुषों को इसमें खुशी क्यों नहीं होती? इसमें एक ज्वलंत प्रश्न उठाया गया है। अब देखते हैं इसमें जो जानकारी है।
यह है गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। यानी स्थानीय शासन का मतलब क्या हुआ कि गांव और जिला स्तर के शासन क्या कहेंगे, स्थानीय शासन कहेंगे। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन है। स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिक की समस्याएं और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के लिए अनिवार्य घटक हैं। कारगर और जनहितकारी प्रशासन के लिए भी जरूरी है। स्थानीय शासन का फायदा यह है कि यह लोगों के सबसे नजदीक होता है और इस कारण उसकी समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्चे में हो जाता है। गीता राठौर वाले मामले में हमने देखा कि उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जमनिया तालाब पंचायत में बड़ा बदलाव कर दिखाया। वैगैंगोसल गांव की जमीन पर उस गांव का ही हक है। अपनी जमीन के साथ क्या करना है यह फैसला करने का कार्य भी गांव के हाथ में रहा। ऐसा ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत सदस्यों के जुझारू प्रयासों के कारण संभव हुआ। इस तरह स्थानीय शासन लोगों के स्थानीय हितों की रक्षा में अत्यंत कारगर साबित हो सकता है। आगे देखें लोकतंत्र का मतलब, इसमें समझते हैं। लोकतंत्र का मतलब है सार्थक भागीदारी। लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से भी है। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। गीता राठौर की कहानी प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र में भागीदारी करने घटनाओं में से एक है। वैगैंगोसल ग्राम पंचायत ने अपनी जमीन पर अपना हक बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया। यह जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन की मिसाल स्थानीय शासन के स्तर पर आम नागरिक को उसके जीवन से जुड़े मसलों, जरूरतों और उसके विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों और उनके नुमाइंदों के हाथ में रहने चाहिए। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि आम जनता प्रादेशिक अथवा केंद्रीय सरकार से कहीं ज्यादा परिचित स्थानीय शासन से होती है। स्थानीय शासन क्या कर रहा है और क्या करने में नाकाम रहा है, आम जनता का इस सवाल से कहीं ज्यादा सरोकार होता है, क्योंकि इस बात का सीधा असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। और इसमें थोड़ी जानकारी के रूप में देखें तो क्या यह संभव है कि हमारे यहाँ सरकार सिर्फ स्थानीय स्तर पर हो और राष्ट्रीय स्तर पर इसके समायोजन का निकाय हो? मुझे लगता है कि महात्मा गांधी ने इसी तरह की कोई बात कही थी। आगे देखते हैं तो इसमें है पड़ता इस तरह स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के समान है। कहाँ पहुंचे इसमें जो एनसीईआरटी चुकी है बुक्स है, तो इसमें पूछ रहे हैं हम कहाँ पहुंचे। तो इसमें जो जानकारी अब तक हमें मिली है, स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है कैसे। ऊपर जो उदाहरण दिया है उसमें तमिलनाडु सरकार को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था। आगे देखते हैं इसमें भारत में स्थानीय शासन का विकास। अब यहाँ से एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखें भारत में स्थानीय शासन का विकास, इसको समझते हैं। आइए इस बात की चर्चा करें कि भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ और हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले, यानी इसमें देखें माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। समय बीतने के साथ गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया। समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की भूमिका और काम भी बदलते रहे। आधुनिक समय में स्थानीय शासन, इसमें देखें आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी की। इस वक्त इसे मुकामी बोर्ड या लोकल बोर्ड कहा जाता था। बहरहाल इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूरी कदम उठाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद यह प्रवृत्ति जारी रही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। विकास की यह पहलकदमी में स्थानीय लोगों की, यानी इसमें एक और प्रश्न उठाता है, मैं अतीत के बारे में तो नहीं जानती लेकिन मेरे मन में यह शंका जरूर थी है कि गांव की पंचायत के लिए चुनाव न हो तो ऐसी पंचायत में गांव के बुजुर्गों, अमीर लोगों और समाज के ऊपरी तबके के पुरुषों का बोलबाला होगा या रहेगा। आगे इसमें देखते हैं अब, तो यह आपका है कि भागीदारी होनी चाहिए ताकि वह सफल हो। इस तरह पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया। दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल के हाथ में बहुत ज्यादा शक्तियां थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में यह बात भी शामिल थी कि इस कारण हमारे नेताओं के लिए आजादी का एक आश्वासन था कि फैसला लेने में तथा कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण होगा। आगे इसमें देखते हैं तो यह दिया है भारत की आजादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आजादी। आजादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए, यानी आजादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा। इसका मतलब यह है कि हर गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामलों की खुद निपटने में काबिल होना पड़ेगा। अनगिनत गांवों से बने इस ढांचे में आगे की ओर फैलते और ऊपर चढ़ते दायरे हो गए। जीवन एक पिरामिड की तरह होगा जिसमें शीर्ष आधार पर टिका होगा। महात्मा गांधी जी का कथन है। हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है। आगे इसमें जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इसकी चर्चा है। इसमें कहा गया है कि देश की हर सरकार अपनी नीति में इसे एक निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल निर्देशक तत्व मानकर चले, जैसा कि
आपने अध्याय 2 में पढ़ा है, यानी पीछे इसको पढ़ा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग होने के कारण संविधान का यह प्रावधान अदालती वाद के दायरे में नहीं आता है और इसकी प्रकृति प्रधानतः सलाह मशवरे की होती है। इंपॉर्टेंट अंग है, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है या पूछा गया है। ऐसा लगता है कि स्थानीय शासन के मसले को, जिसमें पंचायत भी शामिल, संविधान में यथोचित महत्व नहीं मिला है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? यहाँ कुछ कारण बताए जा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत बनाने का रहा। नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। दूसरे, संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में एक मजबूत आवाज उठ रही थी। इसका कहना था कि ग्रामीण भारत, यानी इसमें देखें तो ग्रामीण भारत में जाति पाति और आपसी फूट का बोलबाला है। स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ग्रामीण भारत के लिए ऐसे माहौल में उद्देश्य को मटिया मीठ हो जाएगा। यह जो है भारत के संविधान के शिल्पीकार जो हैं बी आर अम्बेडकर जी का कहना है। बहरहाल किसी भी सदस्य ने विकास योजनाओं में जन भागीदारी के महत्व से इनकार नहीं किया। संविधान सभा के बहुत से सदस्य चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र का आधार ग्राम पंचायत हो, लेकिन उन्हें इस बात की गहरी चिंता थी कि गांव में गुटबाजी तथा अन्य बुराइयों के मौजूद हो, ऐसा करना शायद ठीक न हो। अब देखते हैं इसमें जो है, ये जो है अनंत सैनम अयंगर जी हैं, तो इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में इसको देख लेते हैं। लोकतंत्र के हक में गांवों को स्वशासन, यहाँ तक कि स्वायत्तता हासिल करने की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमारे यहाँ जरूरी है कि हम गांवों को सुधारने और वहाँ शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जड़ जमाने में समर्थ हों। तो यह अनंत सैनम अयंगर जी हैं, संविधान सभा के वाद विवाद खंड 8 पृष्ठ 428 17 नवंबर 1948 को इन्होंने कहा। अब इसके मूल प्रश्न पर चलते हैं। इसमें दिया है स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन, इसके अंतर्गत हम डिटेल समझेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें देखते हैं संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला, लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। इस सिलसिले में पहला नाम आता है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एग्जाम पूछा सकता है या कई बार एग्जाम पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1952 में शुरू किया गया था। और यह स्थानीय शासन में भी, इसको यदि और डीपली पूछा जाएगा तो स्थानीय स्वतंत्र भारत के पश्चात जो स्थानीय शासन में पहला प्रयास किया गया 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत किया गया। इस कार्यक्रम के पीछे सोच यह थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। कुछ प्रदेश, मसलन गुजरात, यानी इसमें देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र ने सन 1960 में निर्वाचन द्वारा अपने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई। यानी ये पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो है निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकायों में प्रणाली किसने अपनाई है? तो गुजरात और महाराष्ट्र ने 1960 के दशक में या 1960 में। लेकिन अपने प्रदेशों में स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी कि वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सके। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्र सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। कई प्रदेशों में तो यह तक नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत भी है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारी को सौंप दिया गया। कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुए, लेकिन प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव समय समय पर स्थगित होते रहे। यहाँ पे देखते हैं तो जब सभी राजनीतिक दलों और यहाँ तक कि मेरी कक्षा में भी गुटबाजी चलती है, तो गाँव मौजूद गुटबाजी को लोग इतना डरते क्यों हैं? यानी ये एक ज्वलंत प्रश्न उठाया जा रहा है इस पर एक बच्चे द्वारा। तो इसमें देखें सन 1987 के बाद, यानी इसमें समझते हैं सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। सन 1989 में पी के थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की समस्याओं के चुनाव समय समय पर कराने, उसके समुचित कार्यों की सूची तय करने तथा ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। यानी इसमें पूछा जा सकता है कि पी के थुंगन समिति क्या है? तो स्थानीय शासन से संबंधित है। संवैधानिक यानी स्थानीय निकाय में जो है स्थानीय निकाय के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। किसने? पी के थुंगन समिति ने, जो कि 1989 में गठित थी। अब कहाँ पहुंचे में यह दिया गया है कि अब तक ने क्या सीखा है? नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर दोनों स्थानीय शासन के निकायों को लेकर खास उत्साहित नहीं थे। क्या स्थानीय शासन को लेकर उनकी आपत्तियां एक जैसी थी? सन 1952 से पहले स्थानीय शासन को लेकर संवैधानिक प्रावधान क्या थे और सन 1960 और 70 के समय किन प्रदेश में स्थानीय शासन की स्थापना हुई? अब देखते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बारे में। सन 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधनों की बात आगे बढ़ाई। इन संशोधनों का लक्ष्य था स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश में इसके कामकाज था बनावट में एकरूपता लाना। आगे देखते हैं तो ब्राजील के संविधान में प्रांत संघीय जिले तथा नगर पालिका परिषद की व्यवस्था है। इनमें हर एक को स्वतंत्र शक्तियां प्रदान की गई। इनका न्यायाधिकार भी अलग अलग है। जिस तरह गणराज्य रिपब्लिक राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप संविधान में बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह राज्य भी नगर पालिका परिषद के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह प्रावधान स्थानीय शासन की शक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें देखें तो बाद में सन 1992 में, यानी यहाँ देखें
तो बाद में सन 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा। 73वां संविधान संशोधन जो गांव के स्थानीय शासन जुड़ा है, इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था किस संस्थाओं से है? संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन नगर पालिका जुड़ा है। सन 1993 में 73वां और 74वां संविधान लागू हुए। जैसा कि हमने देखा इससे पूर्व की वीडियो में कि जो 25 अप्रैल 1993 को जो है 73वां संविधान संशोधन लागू है, इसीलिए भारत में जो है 25 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और 1 जून 1993 को जो है 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया। तो आगे इसमें देखते हैं तो क्या है, हमने पहले देखा कि स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया है, यानी जो राज्य सूची का विषय है स्थानीय शासन। प्रदेशों को इस बात की छूट है कि वे स्थानीय शासन के बारे में अपनी तरह कानून बनाएं, लेकिन संविधान में संशोधन हो जाने के बाद प्रदेशों को ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संशोधित संविधान के अनुरूप किया जा सके। प्रदेशों के इन संशोधनों के आलोक में स्थानीय शासन के अपने अपने कानूनों में जरूरी बदलाव करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। 73वां संविधान संशोधन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन या 73वां संशोधन, आइए अब हम 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलावों की जांच करते हैं। त्रिस्तरीय बनावट के बारे में तो यहाँ देखें त्रिस्तरीय बनावट। अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे यानी पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में 1 अथवा 1 से ज्यादा गांव होते हैं। मध्यवर्ती स्तर यानी बीच का पायदान मंडल का है, जिसे खंड या ब्लॉक या तालुका भी कहा जाता है। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहां मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपरी पायदान पर जिला पंचायत का स्थान, इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। और इसमें देखें तो ये जो दिया गया उसको देखें। यदि मैंने इस बात को ठीक ठीक समझा तो मेरे जानते केंद्र ने प्रदेशों को स्थानीय शासन के संबंध में सुधार करने के लिए मजबूर किया। यह अपने आप में मजेदार बात है कि आप विकेंद्रीकरण को अपनाते तो हैं, लेकिन विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के जरिए, यानी इसमें यह कह रहा है कि आप विकेंद्रीकरण को अपनाते तो हैं लेकिन केंद्रीकरण की प्रक्रिया के जरिए। आगे इसमें देखते हैं संविधान के 73वें संशोधन इस बात का प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए, यानी यह इंपॉर्टेंट है। संविधान 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हल्के में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य हुआ, इंपॉर्टेंट है। पंचायती हल्के में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। आगे इसमें समझते हैं। तो इसमें पुनः एक जानकारी है, क्या ग्राम सभा पूरे गांव के लिए एक लोकतांत्रिक मंच का काम करती है? क्या ग्राम सभा समुचित नियमित रूप से बैठती है? अब चुनाव के बारे में देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायत निकाय की अवधि 5 साल की होती है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो उसे 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला एक यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। यानी इसमें कहने का सही हुआ कि अवधि कितनी है, उसके गठन से 5 वर्ष की अवधि होगी और यदि भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर जो नए चुनाव कराए जाने चाहिए, ऐसा प्रावधान है। ये इंपॉर्टेंट है कि आगे इसमें देखते हैं। तो संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। आरक्षण के बारे में देखते हैं। तो सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के अनुपात में की गई। प्रदेश की सरकार जरूरी समझौती अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। यहाँ यह बात गौरतलब है कि आरक्षण पंचायत की मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन पद तक आरक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को एक आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर महिला के लिए एक आरक्षण इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कह रहा है कि सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं है दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था इसमें है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। इस तरह सरपंच का पद कोई दलित अथवा आदिवासी महिला धारण कर सकती है। विषयों का स्थानांतरण देखते हैं। ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे, अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है। अधिकांश मामलों इन विषयों का संबंध स्थानीय शासन पर होने वाले विकास और कल्याण के काज से है। यानी 11वीं सूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। यह एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है। हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है। अब इसमें समझते हैं अनुच्छेद, यानी इसमें जो समझा जाएगा वो है अनुच्छेद 243G पंचायतों की शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व। यह अनुच्छेद 243G जो है इसका संबंध पंचायतों की शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। किसी प्रदेश की विधायिका कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकती है।
अब देखते हैं ग्रामीण अनुसूची में जो कुछ विषय दिए गए हैं वो महत्वपूर्ण विषयों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ग्रामीण अनुसूची में दर्ज कुछ विषय यानी महत्वपूर्ण विषय इसमें देखें तो पहला जो है कृषि है, दूसरा है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचयन का विकास, और 8वां इसमें महत्वपूर्ण लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग भी शामिल हैं। 10वां ग्रामीण आवास, 11वां पेयजल, और 13वां सड़क पुलिया, 14 ग्रामीण विद्युतीकरण, 16 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 17 शिक्षा जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर शिक्षा शामिल है, 18 तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, 19 वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, 20 पुस्तकालय, 21 सांस्कृतिक गतिविधियां, 22 बाजार और मेला, 23 स्वास्थ्य और साफ सफाई जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा डिस्पेंसरी शामिल हैं, 24 परिवार नियोजन, 25 महिला और बाल विकास, 26 समाज कल्याण, 27 कमजोर तबके कल्याण खासकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, और 28 है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 19 में देखते हैं क्या दिया, सिर्फ राज्य सूची के विषयों को ही क्यों हस्तांतरित किया जाता है, इस हम केंद्र सूची में दर्ज विषयों को क्यों हस्तांतरित नहीं कर सकते, यह प्रश्न उठा रहा है। चूंकि यह राज्य का विषय है, यह राज्य सूची के अंतर्गत है, इसलिए हस्तांतरित करने का चूंकि इसकी क्रियान्वयन जो है राज्य सरकार करती है और यह स्थानीय स्तर पर राज्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहा जा सकता है कि केंद्र की सूची इसमें दर्ज नहीं किया जा सकते हैं। अब देखें इसमें तो यह भारत के अनेक प्रदेशों की आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संशोधन प्रावधानों से दूर रखा गया। ये प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। इसमें देखें तो सन 1996 में अलग से एक अधिनियम बना और पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। अनेक आदिवासी समुदायों में जंगल और जल जोहड़ जैसे साझा संसाधनों की देखरेख के रीति रिवाज मौजूद हैं। इस कारण नए अधिनियम में आदिवासी समुदायों के इस अधिकार की रक्षा की गई। वे अपने रीति रिवाज के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं। इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकार दिए गए और निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। इस अधिनियम के पीछे मूल विचार स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना और आत्मिक ढंग से निर्वाचित निकायों में ऐसे समुदायों को परिचित कराना, विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से इस विचार की संगति बैठती है। अब इसमें देखें तो राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में है। प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करे। इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। पहले यह काम प्रदेश का प्रशासन करता था, जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता था। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त ऑटोनोमियस है। बहरहाल प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है। उसका अथवा उसके कार्यालय का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं होता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है। उसका अथवा उसके कार्यालय का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है। ये कई बार यहाँ पूछा गया है। और इसका काम जो है स्थानीय जो सरकार है या पंचायती राज है और नगर पालिका है, 13वां 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत चुनाव कराने वो जो कार्य है वो राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत है। देखें तो इसमें राज्य वित्त आयोग के बारे में देखते हैं। प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच, तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करेगा। इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला न बने। आगे इसमें देखते हैं तो यह जो रहा आपका एनसीईआरटी बेस्ड, हमने जो है स्थानीय सरकार या पंचायती राज के बारे में समझने का प्रयास किया। और इसके बाद जो होगा वीडियो का नेक्स्ट अंक जो होगा हम उस पर आधारित लक्ष्मीकांत और परीक्षा माड़ी पर आधारित जो प्रश्न होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यह डिस्क्रिप्टिव रूप में यानी काफ़ी विस्तृत रूप में समझने का प्रयास किया। और चूंकि जो VPU मेंस एग्जाम 2023 में इसमें जो इस अंक का अति महत्वपूर्ण वेटेज है, इसलिए इस पर हर एक प्रश्न को देखना जरूरी है। और यह जो आपका है यानी यूपीपीएससी मेंस एग्जाम में सेकंड पेपर में भी यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, जिसमें रिटेन फॉर्मेट में होता है। और यह संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के मेंस सेकंड पेपर में भी यह है और प्री में यह अंक आता है। यानी इस पर आधारित जो है स्थानीय सरकार पंचायती राज पर प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो यह अंक जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।